नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है और अंगों के वैसा समूह जो इस जनन की क्रिया में सहायक होता है प्रजनन तंत्र कहलाता है। तो आसान है, जितने भी जीव हैं वो अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना चाहते हैं ताकि उनका जो अस्तित्व है वो बना रहे। तो जीवों के द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है और प्रजनन में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें मिलाकर प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो जो मानव है ये एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु यानी कि स्पर्म उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं, मेल कहते हैं, और जिन जीवों से केवल अंडाणु ओवम की उत्पत्ति होती है उन्हें मादा फीमेल कहते हैं। तो जो मेल हैं वो स्पर्म उत्पन्न करते हैं और जो फीमेल हैं उनसे ओवम की उत्पत्ति होती है, और जब स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी नए जीव का जन्म होता है। तो जो मानव है ये एक लिंगी है और मानव जरायुज यानी कि विविपेरस होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं विविपेरस और दूसरे होते हैं ओविपेरस। विविपेरस यानी कि जरायुज और ओविपेरस यानी कि अंडयुज। तो विविपेरस कौन से जीव होते हैं? तो जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपेरस होते हैं। जैसे हम इंसान सीधा बच्चे को जन्म देते हैं ना, इसीलिए हम विविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस कौन से जीव होते हैं? तो जो जंतु पहले अंडे देते हैं फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओविपेरस कौन से जीव होते हैं? जो पहले अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है, और जो जंतु अंडे न देकर सीधा बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है। और इसे याद रखना भी आसान है। तो देखिए, जो ओविपेरस है ना, इसकी शुरुआत हो रही है ओ से। पहला जो इसका अल्फ़ाबेट है वो ओ है ना, तो ओ की जो शेप है ये अंडे की तरह है। आप देख रहे हैं, ओ की शेप को आप अंडे से रिलेट करेंगे तो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो ओविपेरस है ये पहले अंडे देते हैं, बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं, और जो विविपेरस होगा ये तो इसके उल्ट होगा ना। अगर एक में अंडे होंगे तो जो दूसरा जीव है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देगा। तो ओविपेरस के जो ओ है इसकी शेप से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो ओविपेरस जीव हैं ये पहले अंडे देते हैं और बाद में उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। उसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, पहला है अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें अंतर देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? तो इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है, और जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम जो इंसान हैं हम में लैंगिक जनन होता है क्योंकि हम में नई संतान पैदा करने के लिए नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़े उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में निषेचन
फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया के बाद ही जीव बनना आरंभ होता है। और अलैंगिक जनन में युग्मकों यानी कि गेमेट्स का निर्माण नहीं होता। तो युग्मक क्या होते हैं? तो जैसे मेल का युग्मक होता है स्पर्म और फीमेल का युग्मक होता है ओवम। तो अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता और लैंगिक जनन में युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही बनते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम युग्मक, निषेचन और युग्मनज क्या होता है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मेल होता है, मेल के द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और फीमेल के द्वारा ओवम अंडाणु की उत्पत्ति होती है। तो जो ये स्पर्म और ओवम है ना, इसे गेमेट कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। तो मेल का युग्मक क्या है? स्पर्म है और फीमेल का युग्मक क्या है? तो ओवम है। याद रखिएगा। तो जो स्पर्म है और ओवम है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया कहा जाता है। तो जब मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक आपस में मिलता है तो इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। और निषेचन की क्रिया के बाद जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो जायगोट यानी कि युग्मनज बनाते हैं। तो देखिए, जो मेल का गेमेट है यानी कि मेल का युग्मक है वो स्पर्म है और जो फीमेल का युग्मक है वो ओवम है। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस क्रिया से जो बनता है उसे जायगोट या युग्मनज कहते हैं। तो यही जायगोट आगे चलकर भ्रूण बन जाता है। तो जो भी मैंने आपको बताया उसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो मेल के द्वारा मेल गेमेट का निर्माण होता है जिसे स्पर्म कहा जाता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमेट का निर्माण होता है जिसे ओवम कहा जाता है। और स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं जिसे जायगोट का निर्माण होता है। तो यही जायगोट आगे चलकर डेवलप होता है तो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बन जाता है। और यही भ्रूण आगे चलकर डेवलप होकर फीटस बन जाता है और यही फीटस आगे चलकर डेवलप होकर बेबी यानी कि शिशु बन जाता है। तो जो एक शिशु होता है वो सबसे पहले जायगोट होता है। जायगोट से डेवलप होकर वो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उससे डेवलप होकर वो फीटस, इसे भी भ्रूण ही कहते हैं। तो एम्ब्रियो से वो फीटस बनता है और फीटस से शिशु बनता है। उसके बाद आगे है प्यूबर्टी, जिसे हम यौवन आरंभ कहते हैं। तो जो प्यूबर्टी की एज होती है ना, इसी में हम प्रजनन के काबिल होते हैं। तो प्यूबर्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वो प्रजनन के काबिल हो जाता है। तो मानव में जो प्यूबर्टी है ये शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में वो बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है। और यौवन आरंभ की शुरुआत हार्मोनों के बनने से होती है। तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या होती है? तो 10 से 13 साल फीमेल में प्यूबर्टी की एज होती है और मेल में प्यूबर्टी की एज क्या होती है? तो 12 से 14 साल ये मेल में प्यूबर्टी की एज होती है। तो इस एज में मेल और फीमेल प्रजनन के काबिल हो जाते हैं तो इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। तो आगे अब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो अंग हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहले हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। तो मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है, यानी कि मेल में 2 वृषण होते हैं। तो जो वृषण है ये मेल का प्राथमिक प्रजनन अंग है, यानी कि ये मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो वृषण है यहीं से स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है और जो ये वृषण है
ये एक थैली से ढका होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो वृषण कोश, कोश यानी कि थैला, तो जो वृषण है ये वृषण कोश से ढका होता है। तो वृषण में स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद जो ये शुक्राणु होते हैं ये मैच्योर होने के लिए एपिडिडाइमिस में जाते हैं, अधिवृषण में जाते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं ये वृषण में बनते हैं। उसके बाद इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं इसे अधिवृषण कहा जाता है। उसके बाद शुक्राणु अधिवृषण में जाते हैं मैच्योर होने के लिए। तो अधिवृषण के बाद जो आप ये नली देख रहे हैं इसे शुक्रवाहिका कहते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं। तो इस नली के माध्यम से यानी कि शुक्रवाहिका के माध्यम से जो शुक्राणु हैं ये शुक्राशय में जाते हैं, सेमिनल वेसिकल में जाते हैं। और यहाँ पर ग्रंथियों के द्वारा इसमें जो शुक्राणु हैं इसमें रस का स्त्राव होता है, जिसके बाद जो शुक्राणु हैं ये वीर्य बन जाता है, सीमेन बन जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड। यहाँ से भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है, जिसके बाद जो सीमेन है यानी कि वीर्य है ये मूत्र मार्ग के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा के रास्ते से यूरिन, पेशाब भी बाहर निकलता है, और यूरेथ्रा के रास्ते से ही सीमेन यानी कि वीर्य भी बाहर निकलता है। तो दोनों का एक ही रास्ता है, यूरेथ्रा, यहीं से यूरिन भी बाहर आता है और स्पर्म भी बाहर आता है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में देख लिया। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वृषण यानी कि टेस्टिस। तो इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो एक जोड़ी यानी कि मेल में कितने टेस्टिस होते हैं? तो एक जोड़ी, 2 टेस्टिस होते हैं। और इनका आकार कैसे होता है? तो अंडाकार, ओवल की शेप होती है। तो वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण का कार्य है स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। तो टेस्टिस का काम है स्पर्म का निर्माण करना। तो टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है यह शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। अर्थात जो स्पर्म का निर्माण होता है ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता। तो जो हमारे शरीर का तापमान होता है ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो स्पर्म है इसका निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए शुक्राणु को बनने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं जो वृषण है ये मेल बॉडी से बाहर की ओर होता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो वृषण होता है ये मेल बॉडी से बाहर की ओर होता है। उसके बाद है वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। तो हमने पढ़ा कि टेस्टिस के बाहर जो पतली त्वचा की थैली होती है उसी को वृषण कोश, स्क्रोटम कहा जाता है। तो स्क्रोटम का काम क्या है? एक तो टेस्टिस को ढकने का काम है, दूसरा इसका काम है टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित करना ताकि शुक्राणु बन सकें। तो स्क्रोटम कैसे तापमान को नियंत्रित करता है? तो स्क्रोटम तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में यानी कि ठंडी के मौसम में सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है टेस्टिस जो है ये शरीर के पास आ जाता है। तो जब ठंड का मौसम होता है यानी कि बाहर का तापमान काफ़ी कम होता है तो क्या होता है, तो जो स्क्रोटम है यानी कि जो वृषण कोश है ये सिकुड़ जाता है और जो टेस्टिस हैं उन्हें कहाँ पर लेकर जाता है? तो शरीर के पास लेकर जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस समय शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाहर का तापमान है काफ़ी कम है। लेकिन शुक्राणु बनने के लिए मैंने आपको बताया कि एक निश्चित तापमान चाहिए। तो उस समय क्या होता है, जो वृषण कोश होता है ये सिकुड़ जाता है, जिससे जो टेस्टिस हैं ये शरीर के पास आ जाते हैं, जिससे इनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि स्क्रोटम का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, और जो टेस्टिस हैं ये शरीर से दूर चले जाते हैं। और इस प्रकार जो ये वृषण कोश है ये तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है शुक्रजनक नलिका
जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो शुक्रजनक नलिका क्या है? तो जो हमारा वृषण है, अगर वृषण को काट दिया जाए तो इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक लोब्स में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो जो हमारा वृषण है, इसके अंदर मैगी की तरह पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है और इसी शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया कि वृषण के अंदर टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो टेस्टिस के अंदर ये शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। तो शुक्रजनक नलिका के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। उसके बाद है अधिवृषण एपिडिडाइमिस। तो सभी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलकर टेस्टिस के बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे एपिडिडाइमिस अधिवृषण कहा जाता है। तो जो आप ये शुक्रजनक नलिका देख रहे हैं, इसके पीछे जो आप ये घुमावदार गांठनुमा संरचना देख रहे हैं ना, इसे अधिवृषण कहा जाता है। तो वृषण में शुक्राणु बनने के बाद कहाँ पर जाते हैं? तो अधिवृषण में जाते हैं। तो अस्थायी टेम्पररी तौर पर जो शुक्राणु हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो अधिवृषण में ही स्टोर होते हैं और अधिवृषण में शुक्राणु आकर मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाते हैं। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और अधिवृषण में जाकर ये मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद आगे है शुक्रवाहिका यानी कि वास डेफरेंस। तो शुक्रवाहिका का काम क्या है? तो जैसा इसका नाम है शुक्रवाहिका, शुक्राणु का वहन। तो ऐसी वाहिनी जो शुक्राणु का वहन करती है उसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है। तो ये शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेकर जाने का कार्य करती है। तो जो आप ये नली देख रहे हैं यही है शुक्रवाहिका। इसका काम क्या है कि जो शुक्राणु है ना, इसे अधिवृषण से ले जाकर शुक्राशय तक पहुंचाना है। तो शुक्रवाहिका का काम है स्पर्म को अधिवृषण से ले जाकर शुक्राशय तक पहुंचाना। उसके बाद आगे है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं, वहाँ पर जाकर शुक्रवाहिनी खुलती है। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है? अधिवृषण से शुक्राणु ले जाकर शुक्राशय में इकट्ठा करती है। तो शुक्राशय ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्राशय कहाँ पर स्थित होता है? तो ये ब्लैडर के नीचे स्थित होता है और इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है, सीमेन का निर्माण होता है। तो जो पहले शुक्राणु था, यहाँ पर आकर वो वीर्य यानी कि सीमेन बन जाता है। यहाँ पर आकर उसमें कई तरल पदार्थ तथा फ्रक्टोज मिल जाते हैं जिससे वो वीर्य बन जाता है, सीमेन बन जाता है। तो जो वीर्य है ना, इसमें कई सारे शुक्राणु होते हैं। याद रखिएगा, जो सीमेन है इसमें कई सारे स्पर्म होते हैं। तो जो शुक्राणु है इसमें जब ग्रंथियों के द्वारा तरल पदार्थ और फ्रक्टोज मिल जाता है तो ये वीर्य यानी कि सीमेन बन जाता है। उसके बाद जो ग्रंथियां हैं वो देख लेते हैं। तो पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये वीर्य के 20% भाग का निर्माण करती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ग्रंथियां हैं यहाँ से तरल पदार्थ का निर्माण होता है, उसके बाद ही वीर्य बनता है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये वीर्य के 20% भाग का निर्माण करती है और ये शुक्राणुओं का पोषण यानी कि न्यूट्रिशन व सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है? शुक्राणुओं का पोषण व सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद है काउपर ग्लैंड। तो काउपर नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था, तो इस ग्रंथि को कहते हैं काउपर ग्रंथि। तो जो काउपर ग्रंथि है ना, इसमें वीर्य के शरीर से बाहर निकलने से पहले एक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण जो मूत्र मार्ग है वो चिकना हो जाता है। तो ये वीर्य स्खलन इजैकुलेशन से पहले क्षारीय साफ चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन इससे स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है
जहाँ से स्पर्म बाहर निकलेगा वो रास्ता चिकना हो जाता है तथा मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से जो अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, उसे भी ये प्रभावहीन कर देता है, क्योंकि इसमें से अल्कलाइन नेचर का, क्षारीय नेचर का ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, प्रभावहीन कर देता है, ताकि जो शुक्राणु हैं, स्पर्म है, इसे कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो उसके बाद जो सीमेन है यानी कि वीर्य है, ये मूत्र मार्ग के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो मूत्र मार्ग के माध्यम से ही यूरिन, पेशाब तथा सीमेन, वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। उसके बाद है पेनिस, जिसे शिश्न कहते हैं। तो ये नर का बाहरी जनन अंग होता है, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, और मूत्र का त्याग भी शिश्न के द्वारा ही किया जाता है। तो पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग होता है, जहाँ से सीमेन बाहर निकलता है। और जो पेनिस होता है, इसका काम जो स्पर्म है उसे मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का होता है, और इसी के द्वारा मूत्र का भी, यूरिन का भी त्याग किया जाता है। तो एक बार हमने जो भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है, जहाँ से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद जो शुक्राणु हैं, ये वृषण के पीछे जो ये गांठनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अधिवृषण कहा जाता है। तो शुक्राणु मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए वृषण से अधिवृषण की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये नली है, इसे शुक्रवाहिका कहा जाता है, वास डेफरेंस कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, तो जो शुक्राणु अधिवृषण में है, ये उन शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक लेकर आती है। उसके बाद जो शुक्राशय है, ये मूत्राशय के ब्लैडर के नीचे स्थित होता है, और यहाँ पर स्थिर ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण होता है और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, जिसके बाद वीर्य का यानी कि सीमेन का निर्माण होता है। और वीर्य में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं। तो सीमेन का निर्माण होता है, यह है प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो शुक्राणुओं का पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है। यह है कूपर ग्लैंड, जहाँ से अल्कलाइन नेचर का ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जो कि हमारे मूत्र मार्ग में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म को कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद जो स्पर्म है यानी कि सीमेन है, ये मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो पेनिस है, इसका काम क्या है, शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करना। तो यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये मेल सेक्स हार्मोन है। ये पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना तथा भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। ये किसके कारण होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। इसके बाद आखिर में हम पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टोमी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि वीर्य में मौजूद शुक्राणु महिला को गर्भ धारण कराने वाली एक सेल्स होती है, एक कोशिका होती है। तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, इन्हीं की वजह से महिला गर्भ धारण करती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाता है, तो महिला के गर्भ धारण को रोका जा सकता है। तो जो शुक्राणु है, ये महिला के अंडे से जाकर मिलता है, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, तभी जायगोट बनता है और आगे चलकर भ्रूण बनता है। तो अगर इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाए, तो महिला के गर्भ धारण को रोका जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे वैसेक्टोमी कहा जाता है या पुरुष नसबंदी कहा जाता है। तो इसमें स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। तो जो स्पर्म है, हमने पढ़ा था ना कि जब ये शुक्राशय में पहुंचता है, तो उसके बाद ग्रंथियों से कई प्रकार के रस का स्राव होता है,
और फ्रक्टोज के साथ मिलकर क्या होता है, वीर्य का निर्माण होता है। तो नसबंदी में स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। तो ऐसा कैसे किया जाता है? तो पुरुषों की जो शुक्रवाहक नलिका होती है, हमने पढ़ा था ना कि जो शुक्रवाहक नलिका होती है ये क्या करती है, स्पर्म को, शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है, जिसके बाद वो वीर्य बनता है। तो नसबंदी में क्या किया जाता है, ये जो नलिका है इसी को काट दिया जाता है। तो इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाते। तो जो ये शुक्रवाहक नलिका है इसे वास डिफरेंस कहते हैं ना, तो इसी वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? युग्मक यानी कि स्पर्म और ओवम। तो स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है? तो शिश्न ये भाग है, शुक्राणु वाहिनी ये भी भाग है, वृषण भी इसका भाग है, लेकिन ग्रीवा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण एक थैली के भीतर उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है। तो जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, ये एक थैली के अंदर होता है। तो उस थैली को क्या कहा जाता है? उसे वृषण कोश कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुरुष प्रजनन अंग जो शुक्राणु पैदा करता है वह कौन सा है? तो स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है? वीर्य नलिका में, वृषण में, लिंग में या शुक्रवाहिका में? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान कीजिए जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो आपको पता है कि शुक्राणु और मूत्र एक ही मार्ग से निकलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? वो कौन सा मार्ग है? तो मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वो बनाती हैं। तो जब मेल का युग्मक यानी कि शुक्राणु और फीमेल का युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, जिसे हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? तो जो वृषण कोश है ये बताइए शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पहला कथन है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए जो शरीर का तापमान है ना, उसे कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो वृषण कोश है ये शरीर के बाहर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो वो कौन सी वाहिनी है? तो उसे शुक्रवाहिका कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण क्या होता है? प्रोलैक्टिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सी सहायक जनन ग्रंथि केवल नर स्तनधारियों में ही पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी है बार्थोलिन ग्रंथि, ऑप्शन डी है पेरिनियल ग्रंथि या ऑप्शन सी है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर स्तनधारियों में ही पाई जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।